खबरों की दुनिया के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए सत्यमेव जयते न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बिहार का जब भी नाम पड़ता है कानों में, तो उस समय हमें वो पुराना मगध याद आता है। याद आते हैं भगवान बुद्ध और महावीर, याद आते हैं प्रियदर्शी अशोक, चंद्रगुप्त और चाणक्य। यही वो बिहार है जिसने इस देश की प्रसिद्धि, उसकी ख्याति पूरे विश्व में बढ़ाई थी। शायद राष्ट्र का सबसे पहला सपना बिहार में पनपा था। गणराज्य का सपना तो यहीं पर पनपा है। गणराज्य यानी लोकतंत्र। जो आज का लोकतंत्र है, विश्व जिस लोकतंत्र की प्रशंसा करता रहता है और जिसे बचाने के लिए कोशिशें करता रहता है, वह लोकतंत्र इस बिहार की भूमि ने पता नहीं हजारों साल पहले इस विश्व को फेंकने दिया हुआ है। ऐसे इस बिहार की भूमि में जब जब भी आना होता है, गंगा जी के दर्शन होते हैं, मैं जैसे पावन हो जाता हूं। मेरे प्रिय मित्र नीरज कुमार से जब भी मैं बात करता हूं तो कहता हूं कि वैसे तो पूरे भारतवर्ष से मुझे बहुत प्रेम है और गुजरात तो मेरी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, लेकिन पता नहीं क्यों बिहार से मुझे जरा विशेष रूप से लगाव है। तो ऐसे बिहार की भूमि में, और वो भी उत्तर बिहार में, जिसकी राजधानी अब तो घोषित राजधानी होने वाली है, ऐसे एक सांस्कृतिक नगर में मैं यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तब मुझे मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्तियां याद आती है, भारत भारती वाली। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो सचमुच में तो ये समस्याएं विचारने के लिए तिलक जी ने हमको वर्षों पहले वो प्रेरणा दी थी। तिलक जी ने गणपति को क्यों पसंद किया? देखिए, तिलक अपने आप में एक महापुरुष हैं, एक ऋषि हैं, एक पत्रकार हैं, एक क्रांतिकारी हैं, लेकिन उन्होंने गणपति को ही क्यों पसंद किया? क्यों नहीं और कोई देवता उनकी नजर में आए? बुद्धिमताम वरिष्ठ हनुमान कहे जाते हैं। उन्होंने हनुमान को पसंद नहीं किया, शिव को पसंद नहीं किया, विष्णु को पसंद नहीं किया। पसंद किया तो उन्होंने गणपति को किया, क्योंकि गणपति एक ऐसे देवता है जो शंकर की तरह अजन्मा है। देखिए, वो पार्वती की कोख से पैदा नहीं हुए, वो केवल पार्वती के प्रस्वेद से पैदा हुए। तो ऐसे एक अयोनिज भगवान, वैसे कहे जाते हैं कि वे शंकर के पुत्र हैं। शंकर के पुत्र अवश्य हैं, लेकिन पिता के सामने भी वो प्रतिकार कर सकते हैं। उनको इतना तो पता है कि शंकर नाम का कोई पिता है, लेकिन वो मेरी माता के साथ नहीं रहता है, वो तो समाधि में चला जाता है, कहीं ना कहीं तप करने चला जाता है। और जब माता स्नान करने को बैठी है और जब शंकर आ जाते हैं अचानक, वो रोकता है, नहीं जाने दूंगा, अभी माता से नहीं मिल सकते तुम। और शंकर वो तो क्रोधित हो जाते हैं, उनका सर कलम कर देते हैं। और उस समय जब माता को पता चलता है तो माता हट कर लेती है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा पुत्र चाहिए, मेरा गणेश चाहिए। और शंकर को ये काम करना पड़ता है। वो तो सिद्धों के सिद्ध हैं, वो तो महादेव हैं, देवाधिदेव हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो विश्व की पहली जो सर्जरी है, जिसको कहेंगे कि देखिए अंगों की सर्जरी जो आज होती है, ट्रांसप्लांट सर्जरी, तो वो उस समय हो जाती है अचानक
शिव जी को यह पता भी नहीं है कि मैं इस तरह का विश्व का सबसे पहला ट्रांसप्लांट सर्जन बन रहा हूं। जो कोई सामने मिलता है उसका सर काट करके लाके उस पर फिट कर देते हैं और वो जीवित हो जाता है। सर किसका है? सर हाथी का है। देखिए हाथी का सर क्यों? तो गणपति की पूरी व्याख्या करने अगर बैठेंगे, ये शायद व्याख्या तिलक जी ही कर सकते थे। और तिलक जी को पुणे से यहां पर यानी कि भारत के दक्षिण छोर से उत्तर छोर तक खींच लाने वाले शायद नीरज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि गणपति अपने आप में एक बहुत ही बड़े प्रतीक भगवान है, प्रतीक पुरुष है। देखिए वो बुद्धिशाली है, रिद्धि और सिद्धि उनकी पत्नियां हैं, लेकिन बुद्धि तो उनके पास ही है। उनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं। वैसे हम कहते हैं कि बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी और से बुद्धिशाली है। लेकिन गणपति की बुद्धि का तो प्रमाण तब मिलता है जब वो माता पिता की परिक्रमा करके पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का यश ले लेते हैं। और उनके बड़े भाई जो स्कंद हैं वो कहां कहां घूमते हैं, अपने मयूर पर सवार होकर के कहां कहां पूरी दुनिया में घूमते हैं, आते हैं। तो पता चलता है कि यहाँ तो गणपति तो कुछ नहीं किया उसने, लेकिन शिव जी और पार्वती जी तो उन्होंने तय कर दिया है कि नहीं भाई, माता पिता की प्रदक्षिणा उसमें पूरे विश्व की प्रतिमा प्रदक्षिणा आ जाती है। तो यह है बुद्धि। तो उनके पास रिद्धि और सिद्धि के साथ बुद्धि भी है। तो ये रिद्धि और सिद्धि देने वाले ही नहीं है, बुद्धि देने वाले देव भी। देखिए उनके कान बड़े हैं, सबका सुनेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे ऐसा नहीं। कोई भी आकर के अपनी शिकायत कर सकता है, कोई भी आकर के अपनी मनोती मान सकता है, कोई भी अपना संकल्प उनके समक्ष व्यक्त करके अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकता है। वो सिद्धि विनायक, उनके कान बड़े हैं, सबकी बात सुनते हैं, उनका पेट बड़ा है, तो ऐसी इतनी सारी बातें भी अपने पेट में रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जहां भी गए वहां एक मुक्ति बात, जो पेट में रखने लायक बात है उसको वो पेट में रख सकते हैं। और देखिए उनकी सरलता देखिए, बड़े बड़े जो, जैसे कि उनके पिता का वाहन क्या है तो नंदी है, उनके भाई का वाहन क्या है तो मयूर है, लेकिन इनका वाहन क्या है, इनका वाहन एक चूहा है। छोटे से छोटे जिसकी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं थी उसको उन्होंने अपना वाहन बना करके प्रतिष्ठा दी। यानी कि वो एकदम अंतिम बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको, उसका स्वीकार करते हैं, उसको बहुमान देते हैं। महात्मा गांधी ने कभी यही कहा था कि भाई आप जब भी कुछ सोचो तब जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ अकेला आदमी है, पीड़ित आदमी है, दुखी आदमी है, वंचित आदमी है, शोषित है, दलित है, उसका पहले ख्याल करना। जब महात्मा गांधी का अवसान हुआ उसके पहले की बात है, आजादी मिलने की तैयारी थी, मिल ही रही थी। तब एक अंग्रेज पत्रकार उनके पास आता है और वो कहता है, पूछता है महात्मा जी से कि महात्मा जी आपके हिसाब से आपके इस महान देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? वो तो पूछते पूछते भी हंस रहा है, उसको महान देश कह रहा है। कहता है कि हाँ निरक्षरता है, लोग गरीब हैं, आर्थिक रूप से भी संपन्न नहीं है, यहाँ कुछ भी बनता नहीं है, एक सुई भी आपको लानी पड़ती है तो विदेश से लानी पड़ती है, और यहाँ दंगे हो रहे हैं, यहाँ धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर एक भाई दूसरे भाई का खून बहा रहा है। तो आपके हिसाब से ये देश जब स्वतंत्र हो जाएगा तो उसकी सबसे बड़ी समस्या कौन सी होगी? महात्मा जी ने एक क्षण के भी विलंब के बिना कहा था, इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है। ये राम जी हमारे इतने बड़े नेता जो साक्षात महात्मा गांधी का ही एक स्वरूप है, लघु स्वरूप है, तो वो भी समझते हैं कि इस देश की ये समस्या नहीं है, इस देश में पैसा नहीं है, पैसा आ जाएगा, इस देश में निरक्षरता है,
लोग साक्षर हो जाएंगे। इस देश में भाई भाई से लड़ रहा है, वो भी समस्या कभी ना कभी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी समस्या अगर मेरे दिमाग से है तो ये है पढ़े हुए लोगों की हृदय शून्यता। जो पढ़े हुए लोग हैं वो अपने आप को जैसे कि इससे ऊपर उठ गए तो बात भूल गए, वो फिर अपनी जाति वालों को भूल जाते हैं, गांव वालों को भूल जाते हैं, समाज को भूल जाते हैं, देश को भी भूल जाते हैं। वो केवल अपने कारोबार में रचे पचे रहते हैं, रचे बसे रहते हैं। तो कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख ये है कि शायद ये पढ़े हुए लोग जो हैं ये हृदयहीन न हो जाए। तो पढ़े हुए लोगों की हृदय शून्यता है। तिलक जी को भी यही लगा था। तिलक जी वास्तव में अगर गांधी को हम राष्ट्रपिता कहें तो नीरज जी हमें तिलक जी को राष्ट्रपिता मह कहना पड़ेगा। गांधी को गांधी बनाने वाला कौन था? जो दक्षिण अफ्रीका से आए तो दो महापुरुष थे इस देश में और दोनों अलग अलग थे। एक तरफ तिलक थे जिनका इतना प्रभाव था, क्रांतिकारी थे, केसरी और मराठा चलाते थे, अंग्रेजों के खिलाफ बातें करते थे, खुदीराम बोस की वकालत करते थे। तो ऐसे एक तिलक थे और दूसरे एक गोखले थे। तो ऐसे समझते कि धीरे 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 अंग्रेजों के साथ थोड़ी बहुत समाधान के तौर पे हम बैठते रहे, बातें करते रहे, तब जाकर के आजादी हुई। गांधी जी ने गोखले को ही गुरु के स्वरूप में स्वीकार किया, लेकिन वास्तव में गांधी जी ने ये कबूल भी किया कि तिलक की जो ऊंचाई है, हिमालय की ऊंचाई, वहां तक पहुंचने की मेरी कोई गुंजाइश नहीं थी। वो तिलक की ही ऊंचाई, उसका वो स्वीकार करते हैं। तिलक की वही ऊंचाई, मांडले जेल में बैठे बैठे उन्होंने जो गीता रहस्य नाम का ग्रंथ लिखा है, गीता के ऊपर कितने भाष्य हुए हैं, बहुत सारे भाष्य मैंने खुद देखे हैं, विनोबा ने भी किया है। गांधी जी ने खुद अनासक्ति योग करके एक भाष्य लिखा है। इतने सारे भाष्य देखने के बाद जब नीरज कुमार ने मेरे घर आकर के मुझे गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद भेंट किया और मैंने जब उसके पन्ने पढ़ते तो मैं भौतिक रह गया। क्या बात है, ये आदमी जेल में पड़ा हुआ, सोना आसपास तो सब सड़ी हुई चीजें हैं, दुर्गंध वाली जेल है, वहां बैठ करके 6 साल में कितना बड़ा काम करता है। तो तिलक जी अपने आप में एक बहुआयामी महानायक है, राष्ट्रनायक है। और ऐसे तिलक जी ने गणपति बाबा को अपने महानायक के रूप में चुना। गणपति की उपासना करके उस उपासना को उन्होंने राष्ट्रीय स्वरूप दे करके अंग्रेज की आंख में धूल झोंक दी और समाज को एकत्रित किया, राष्ट्रवाद को एकत्रित किया। अंग्रेज उनको अशांति का नायक समझते थे, जबकि देश उनको राष्ट्र नायक समझने लगा। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ, पहला हमारा जो स्वतंत्र संग्राम, उसके एक ही साल पहले शायद तिलक जी पैदा हुए और गांधी जी ने जो असहयोग किया, जो आंदोलन शुरू किया, उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जैसे कि एक गैप, एक खाली जगह भरने के लिए आए थे। उन्हें पता था कि मेरे पीछे आने वाला एक सुयोग्य महानायक, वो जरूर इस देश को आजादी दिलाएगा। वहां तिलक को हम याद करते हैं। तिलक वहां से चल करके, पुणे से चल करके आज मुजफ्फरपुर आए हैं, महाराष्ट्र से चल करके बिहार आए हैं। बिहार का महत्व मैं समझता हूं ये शुभ शकुन है कि यहाँ गणपति पधारे हैं और तिलक भी पधारे हैं, दोनों साथ में पधारे हैं। शायद कहीं भी सभी जगह गणपति उत्सव तो होते रहते हैं, हमारे गुजरात में घर घर में गणपति उत्सव होता है, कोई तिलक जी को साथ में नहीं रखता है। ये नीरज जी की और उनके साथियों की कल्पना है और कितनी बड़ी कल्पना है। समाज को जोड़ने के लिए, नवयुवकों को एक नई दृष्टि प्रदान करने के लिए उन्होंने जो बातें की, उन्होंने जिस तरह का एक आयोजन किया और अपने हिसाब से किया। एक मैं उनके बार बार इनके भी एक शब्द प्रयोग करता हूं, नीम पागल आदमी। ऐसे नीम पागल लोग ही कुछ कर सकते हैं। तो आज उन्होंने जो कार्य किया है, इतने बड़े बुजुर्ग और बड़े हमारे महानुभाव, ये महिला हमारी
अग्रजाएं, वे सब यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ विद्या पुरुष उपस्थित हैं, सैनी जी उपस्थित हैं। ये प्रांगण भी सरस्वती का प्रांगण है। मैं सबसे पहले गिरिजा जी के निमंत्रण से सरस्वती मंदिर का उद्घाटन करने उनके गांव गया था, नालंदा, एक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए। आज यहाँ आया हूँ। आज एक सरस्वती मंदिर में गणपति उत्सव हो रहा है। देखिए, तो सरस्वती और गणपति का ये सम्मेलन हो रहा है। इस हेतु कार्य करना बहुत ही आवश्यक था, बहुत ही समय से हुआ है। ऐसा नहीं कि वे हम चलो देर आए दुरुस्त आए, फिर भी अगर देर भी आए तो दुरुस्त तो आए ही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक बहुत ही बड़ी संकल्पना है, बहुत ही बड़ा अभिगम है। और रामजी लाल जी जैसे के नेतृत्व में जो साक्षात अभी 95 साल के हैं, हम चाहते हैं कि वो 125 साल जिए। भगवान कृष्ण भी 125 साल जिए थे, तो हम चाहेंगे उनको। मैंने गुजरात में बुढ़ारी बापू के प्रांगण में भी सुना है। तो ऐसे शुद्ध बुद्ध जो सचमुच में हमारे रोल मॉडल, तो ऐसे एक रोल मॉडल रामजी लाल जी भी हैं, वैसे दूसरे एक रोल मॉडल नीरज कुमार भी हैं, कि जो नई पीढ़ी के हैं, बीच वाली पीढ़ी के हैं। और वो चाहते हैं अपने आप को खत्म करके भी अपने पीछे वाली जो पीढ़ी है वो इस देश में ऊंचा मस्तक रख करके चल सके। बिहार की जो एक बहुत ही छवि खराब हो चुकी है, वो छवि भी फिर से उजागर हो। ये बिहार वो बिहार है, वो कोई गई बीती ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन आज जब भी बिहार का नाम पड़ता है कहीं भी, तो लोग जैसे कि ऐसा समझते हैं कि बिहार, लेकिन वही बिहार तुम्हें IPS ऑफिसर देता है, वही बिहार तुम्हें IAS ऑफिसर देता है, वही बिहार कोई जयप्रकाश नारायण भी देता है, कोई बाबू जगजीवन राम भी पैदा करता है, कोई राजेंद्र प्रसाद जैसा पहला राष्ट्रपति भी देता है। तो आज उस बिहार की भूमि को नमन करते हुए और आप सबको प्रणाम करते हुए, ये जो मंच पर बैठे हुए हैं उन सबसे पहला परिचय है मेरा। एक रामजी लाल को मैं जानता था, नीरज तो मेरे छोटे भाई ही हैं, लेकिन आज सबसे मिलकर के मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं बार बार यहाँ आना चाहूंगा। हमारे एक कवि हुए उमाशंकर। उमाशंकर ने विश्व शांति नाम का एक खंड काव्य लिखा और उसकी शुरुआत की पंक्ति है, क्या दूर थी मंगल शब्द आओ, तो वहां दूर से एक मंगल शब्द आ रहा है। कहां से आ रहा है किसी को पता नहीं। देखो आज वो मंगल शब्द नीरज के माध्यम से, पंकज भाई के माध्यम से, तिरंगा जी के माध्यम से, या किसी के भी माध्यम से यहाँ मुजफ्फरपुर की धरती तक पहुंच चुका है। और मुझे पूरा विश्वास है एक समय ऐसा आएगा जब बिहार केवल इस देश का नहीं, पूरे विश्व का सबसे प्रगतिशील राज्य होगा। यहीं से सबको प्रेरणा मिलेगी। यही जो इस धरती में जो दबे हुए हैं वो हमारे महानायक फिर से जैसी हमारे बीच एक के बाद एक आएंगे। फिर कोई चाणक्य पैदा होगा, फिर कोई चंद्रगुप्त पैदा होगा, फिर कोई बुद्ध महावीर, और फिर कोई अशोक पैदा होगा। रामवृक्ष मेहनत बेनीपुरी मेरे प्रिय लेखक है, आप तो उस कॉलेज की प्रिंसिपल। रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे लेखक जहाँ से पैदा होते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, कितनी एक ऐसी प्रतिभा जो लड़खड़ाती हुई राजनीति को थाम लेती थी। तो ऐसे दिनकर के देश में, ऐसे रामवृक्ष बेनीपुरी के देश में, ऐसे जानकी वल्लभ शास्त्री की भूमि में, ऐसे आप सबके साथ मैं आज आया तो मुझे लगता है कि मेरा सौभाग्य है। मैं बार बार आना चाहूंगा, ज्यादा ही समय ले लिया, लेकिन फिर से मैं कहूंगा, मारी तरसमा एकली श्रद्धा थी। मेरे इतिहास में इतनी श्रद्धा थी कि जाजवाने जल बनी रहू पड़ी, कि जो मृत तृष्णा होती है, मृगजल होता है, तो मृगजल भी जल पर बन करके बहने लगा। मैं यहाँ आना चाहता था, शायद जिंदगी में कभी नहीं आ पाता, लेकिन एक नीरज भाई मिल गए, आप सब मिल गए, मैं धन्य धन्य हो गया। गणपति बाप्पा, बस गणपति बाप्पा हम सबके साथ रहे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, राष्ट्र की मनोकामनाएं पूर्ण करे। धन्यवाद।